देश की अर्थव्यवस्था में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि एमएसएमई का एक अहम रोल है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। देश में लगभग 9 करोड़ के आसपास एमएसएमई इकाइयाँ हैं, जिनसे देश की जीडीपी में 40% और निर्यात में 45% का योगदान है। इस सेक्टर की चुनौतियों और संभावनाओं को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वर्ल्ड एमएसएमई फोरम के प्रेसिडेंट बदीश जिंदल जी। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे, खासकर पंजाब को लेकर कि एमएसएमई सेक्टर की क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं। बदीश जी। थैंक यू जी, नमस्कार। देखिए, एमएसएमई की बात की जाए तो देश में जो आज सुबह का डाटा जो सरकारी जो पेज पे अपडेट होता है, तो आज सुबह 8,88,79,788 जो एमएसएमई इकाइयाँ रजिस्टर हुई हैं। जो कंट्रीब्यूशन है वो है, जो रोज़गार है सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर के बाद इसका कंट्रीब्यूशन है। लेकिन इसको अगर हम बाइफरकेट करेंगे सरकारी नीतियों के हिसाब से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम से, तो वहीं पे एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जो वो जुड़ी हुई हैं। क्योंकि अगर हम इन 8,88,00,000 को डिवाइड करते हैं तो इसके अंदर जो है वो माइक्रो है 8,80,00,000 के आसपास माइक्रो, 5,39,000 के आसपास जो है वो स्मॉल है और सिर्फ 41,000 जो है वो मीडियम है। इस तरह जो 99 पॉइंट अगर आप 4-5% बात करें कि वो जो है वो माइक्रो यूनिट है। अब दिक्कत क्या है कि जो फोकस आता है 500 करोड़ की जो टर्नओवर वाला है वो भी एमएसएमई है, और देश में 99% लोगों की है जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम है, वो भी एमएसएमई। तो समस्याएं जो ज़्यादा हैं वो जो सूक्ष्म है, जो बिल्कुल 1 करोड़ से नीचे वाले लोग हैं, उनकी समस्याएं ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या जो है वो फाइनेंस की है, टेक्नोलॉजी की है। एक्सपोर्ट में इनका कंट्रीब्यूशन जो माइक्रो का है वो बहुत कम है। सरकारी ख़रीद में माइक्रो जिनकी बात कर रहा हूँ 1 करोड़ से कम वाले, ये है तो 99%, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन 10% भी नहीं है। और ये बिल्कुल फोकस के अंदर ये क्षेत्र नहीं आ रहा है। इसलिए हमने गवर्नमेंट को कहा है कि ये जो 5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले जो हैं, क्योंकि 500 करोड़ की दिक्कतें अलग हैं, जो 500 करोड़ की टर्नओवर वाले हैं, जो 5 करोड़ वाले लोग हैं उनकी दिक्कतें अलग हैं। तो इस 5 करोड़ को अलग से एक टाइनी सेक्टर बना के इसको अलग कर दिया जाए, ताकि ये ना हो कि एक पॉलिसी बने जिसका 90% जो बेनिफिट है वो 0.001% जो मीडियम सेक्टर है या 0.012% जो आपका स्मॉल सेक्टर है वो ना ले जाए। दिक्कत ये है कि हम रॉ मटेरियल से शुरू कर लेते हैं। आज चाहे सरकारी कंपनियां हैं चाहे प्राइवेट कंपनियां, वो बल्क जो बायर हैं उनको रेट कम देती हैं। तो इस तरह जो लोग माइक्रो या स्मॉल जो माइक्रो में आते हैं उनकी परचेज़ कैपेसिटी बड़ी कम है। उनको रोज़ का जितना लगना है उतना वो ख़रीदते हैं या हफ्ते में जितना लगना है। और उनकी मान लीजिए कोई छोटा यूनिट है, उसकी क्षमता जो है वो 10 टन महीने की, और एक जो बड़ा यूनिट है उसकी 1000 टन महीने की क्षमता है। तो कम से कम 5% उस बड़े उद्योग को लोहा, प्लास्टिक ये चीज़ सस्ता मिलेगा, और छोटे जो माइक्रो है उसको महंगा मिलेगा। जब बेचने जाएंगे तो ये जो बड़े वाला ग्रुप है ये महंगा बेचेगा, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, पैसा अच्छा था, उन्होंने अच्छी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की, उनके प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है वो ज़्यादा बढ़िया होगी, तो उनको बेचने पे ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता पड़ेगा। आप बिजली की बात कर लें, एक एग्जांपल आपके सामने है कि सोलर का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन सोलर के लिए पैसा चाहिए। अब जो बड़ी स्टील मिलें हैं गोविंदगढ़ मंडी की और जो आसपास की हम बात करते हैं, तो वो उन स्टील मिलों के पास जिन्होंने सोलर लगा लिया उनको बिजली 2.5 रुपये पड़ रही है। अब जो छोटी स्टील मिलें हैं या छोटी फर्नेसेस हैं जिनके पास अपनी ज़मीन खरीदने की क्षमता नहीं है या सोलर लगाने की क्षमता नहीं है, उनको बिजली 7 रुपये पड़ रही है। अब लोहा दोनों का बाज़ार में एक रेट पे बिकेगा। अब एक को 2 रुपये किलो जो है वो लोहा सस्ता पड़ेगा, तो वो जो बड़ी ख़रीद वाले जो लोग हैं जो बिजली सोलर से ले रहे हैं उनको तो प्रॉफिट हो जाना।
और जो लोग जिनके पास क्षमता नहीं है सोलर लगाने की, उनको महंगा पड़ जाना। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये आने वाले समय के अंदर ये फासले जो है बढ़ते जा रहे हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की असेसमेंट है, लगभग 50 लाख माइक्रो इकाइयाँ जो हैं वो पिछले 1 साल में बंद हो चुकी हैं। और अगर यही दशा रही तो आने वाले समय में मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में 2 करोड़ के आसपास जो है वो इकाइयाँ बंद हो जाएंगी। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं रिटेल के अंदर। रिटेल के अंदर में ब्लिंकिट के आने से, या चलो बड़ी कंपनियां जो आ रही हैं रिटेल के अंदर में, वो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, उनका दायरा बढ़ रहा है। उसका जो असर है वो सीधा असर छोटे रिटेल पे पड़ रहा है, क्योंकि अभी एंटरप्रेन्योर है ना, तो उसके अंदर दुकानदार भी आ गए, ट्रेडर भी आ गए। अभी हम नया जो MSME एक्ट है अंदर, उसके अंदर सर्विस सेक्टर भी आ गया है उसके अंदर। अब आप दूसरी बात देखें कि जो रिटेल रेस्टोरेंट्स पहले चलते थे, जो अनब्रांडेड रेस्टोरेंट थे, जब लोग अपना नाम, अब उसकी जगह जो इंटरनेशनल चेन्स हैं, मैकडी है, या वो 20 गुना विस्तार कर गए हैं शहरों के अंदर। आज अगर हम लुधियाना की बात करें तो अगर मैकडी आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले लुधियाना में एक भी नहीं थी, तो आज 50 के ऊपर मैकडी। तो ये जो बड़ी चेन्स हैं, ये सर्विस सेक्टर का भी हिस्सा लेके जा रही हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी इकाइयाँ हैं, ये जो माइक्रो सेक्टर है उसका हिस्सा लेके जा रही है। तो इसलिए हमारी सरकार से ये डिमांड है कि जो 5 करोड़ तक के टर्नओवर या 50 लाख या 1 करोड़ तक की मशीनरी वाले जो छोटे यूनिट हैं, इनकी समस्याएं अलग हैं, इनको अलग से देखना होगा, इनकी समस्याओं को अलग से विचार करना होगा। इनके लिए प्रोक्योरमेंट, पहले एक समय था जो गवर्नमेंट की जो सरकारी कंपनियां थी वो पूरे इंडिया में एक रेट में लोहा सप्लाई करती थी। अब क्या है, अब वो कलकत्ता का जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सरकार की कंपनी है, वो जो रेट कलकत्ता में माल बेचती है, पंजाब में 3000 रुपये टन महंगा माल बेचती है, क्योंकि फ्रेट इक्वलाइजेशन ख़त्म हो गई है। अब पंजाब की अगर बात करें, पंजाब की लोकेशनल डिसएडवांटेज है। पंजाब बिल्कुल एक कोने में बैठा हुआ है, यहाँ से रॉ मटेरियल भी हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है, बना हुआ माल भी बाहर भेजना पड़ता है, और पोर्ट बड़े दूर। एक एक्सपोर्टर जो कांडला बैठा हुआ है या बॉम्बे बैठा हुआ है, और एक एक्सपोर्टर जो लुधियाना बैठा हुआ है, उसको 10 रुपये किलो का तो इसी बात का जो नुकसान है कि वो लुधियाना से काम कर रहा है। तो इसमें ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा सब्सिडी दी जा रही है, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें बहुत बड़ा कोई योगदान दे रही है। तो इस तरह जो एक्सपोर्टर हैं वो भी यहाँ से प्रेफर कर रहे हैं कि हम अपना कारोबार यहाँ से शिफ्ट करके उन जगहों पे ले जाएं जहाँ पे पोर्ट्स नज़दीक हैं, क्योंकि इंपोर्ट पे भी खर्चा नहीं पड़ रहा, उनको एक्सपोर्ट पे भी खर्चा नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ बेसिक समस्याएं हैं जो माइक्रो MSME में जो माइक्रो सेक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि MSME के अंदर मीडियम तो 0.001% है। अगर 8 करोड़ 9 करोड़ माइक्रो यूनिट है तो 45 हज़ार जो हैं वो सिर्फ मीडियम यूनिट है। तो उनकी बात करना जो है वो बहुत बड़ा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आज 500 करोड़ की टर्नओवर वाले को विदेशी फंडिंग जो है उनको 3% 4% पे अवेलेबल है, लेकिन जो 1 करोड़ की टर्नओवर वाला है उसको प्राइवेट कंपनियों से 16% ब्याज दे के लोन लेना पड़ रहा है। तो सरकार को जो आने वाला समय है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, जो नई अमेंडमेंट आई है इसके अंदर इन्होंने और बढ़ा दिया। अब उन्होंने अधिकार दे दिया है MSME मिनिस्ट्री को कि पार्लियामेंट में जाने की ज़रूरत नहीं डेफिनेशन चेंज करने के लिए, और जो अंदाज़ा हो रहा है ये इसको बढ़ा के 1000 करोड़ करेंगे तो वो माइक्रो MSME का जो वो ख़त्म हो जाएगा चांस। अब 1 करोड़ में अगर आपके 99% लोग आते हैं तो 1000 करोड़ के अगर आप MSME के बीच में डालते हो लोगों को, तो वो कोई MSME को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा जो है उससे होने वाला नहीं है। इससे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट MSME को अलग कर ले। जो 5 करोड़ की टर्नओवर वाले जो 99.3% घर हैं पूरे MSME का हिस्सा है, उनके लिए एक अलग से टाइनी सेक्टर बना दें, उनको अलग से फैसिलिटीज़ दे दें। दूसरी बात ये है कि सरकारी खरीद नीति के अंदर 20% की बात की जा रही है। लुधियाना से हर साल 60 लाख साइकिल टेंडरों में बिकते हैं। बताइए कौन सी स्टेट जो है वो माइक्रो सेक्टर से या MSME से, ठीक है वो आजकल 500 करोड़ की टर्नओवर भी MSME आ गई, तो वो उनको वो फ़ायदा मिल रहा है उस बात का कि वो MSME में आ गए, लेकिन जो छोटे घर साइकिल बनाने वाले हैं उनको तो टेंडरों में भी हिस्सा नहीं मिल रहा। तो इस तरह जो सरकारी खरीद नीति है ना तो उसमें कोई लाभ मिल रहा है,
ना ही जो गवर्नमेंट की एडवांसेस की स्कीम है उसके अंदर कोई लाभ। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के अंदर एक क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम हुआ करती थी, वो बंद हो गई है सरकार की। तो इस तरह इस सेक्टर को फोकस की बड़ी ज़रूरत है। ये सेक्टर धीरे धीरे, चाहे वो सर्विस के अंदर माइक्रो है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर माइक्रो है, चाहे वो ट्रेडिंग के अंदर माइक्रो है, तो माइक्रो को जो सूक्ष्म जिसको बोल देते हैं, तो उसको बहुत फोकस की ज़रूरत है। अगर सरकार ने, हमारी जो सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि अगर सरकार ने माइक्रो की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आज जो 8 करोड़ 88 लाख माइक्रो रजिस्टर्ड है, आने वाले 2 या 3 साल में कम से कम 2 करोड़ जो माइक्रो है ये बंद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विस में बंद होंगे, उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग में बंद होंगे और फिर ये ट्रेडिंग में बंद होंगे। इसलिए इस सेक्टर को फोकस की बहुत ज़रूरत है। बदीज जी, जैसे पंजाब जो है सीमावर्ती राज्य है और यहाँ पे लेबर की जो प्रॉब्लम है वो लगातार बढ़ रही है, तो खासकर क्योंकि एमएसएमई जो सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, जिस तरह से इंजीनियरिंग सेक्टर है, वहाँ पे लेबर ओरिएंटेड ये सेक्टर हैं, तो इस चुनौती को आप किस तरह देखते हैं पंजाब के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, बात ऐसी है कि जो लेबर का अल्टरनेट है वो टेक्नोलॉजी से हो सकता है। मैं बात करूँ कि लेस्टर है एक, तो जो समस्या पंजाब की है वही समस्या जो इंग्लैंड के मैनचेस्टर, जिसको लुधियाना को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो मैनचेस्टर में भी यही दिक्कत आ गई क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मिनिमम वेजेज जो है वो 3.5 लाख रुपए हैं यूके के अंदर में, तो वहाँ भी इंडस्ट्रीज बंद होने लग पड़ी। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वहाँ की सरकारों ने टेक्नोलॉजी में ऐसी मशीनें दे दी जिसमें लेबर कम लगती है। आजकल ऑटोमेटेड मशीनें आती हैं जिसमें कटिंग और बाकी की चीज़ खाली टेलरिंग रह जाती है, बाकी का जो गारमेंट सेक्टर के अंदर है, डिज़ाइनिंग है या बाकी है वीविंग है, और ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटेड होने लग पड़ी। लेकिन मशीनरी आज सबसे ज़्यादा महंगी मशीनरी जो है वो गारमेंट सेक्टर के अंदर, लेकिन दिक्कत वही है कि छोटे जो माइक्रो सेक्टर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और सरकार का कोई साथ नहीं है। इसलिए हमने सरकार को कई बार लिखा है कि जो छोटे उद्योग हैं इनको बिना ब्याज के 5 साल के लिए या 6 साल के लिए कुछ ऐसे लोन दीजिए जिससे ये अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर लें। क्योंकि अभी यूपी बिहार में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है तो पंजाब में कुछ हालात भी ऐसे नहीं है कि लेबर यहाँ पे रहना नहीं चाहती। कोई आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, इन पे हमले बढ़ गए हैं लेबर के ऊपर में, तो लेबर यहाँ से पलायन कर रही है। पंजाब की जो हमारे यूथ है वो फैक्ट्रियों में काम करने की जगह बड़ी एमएनसीज में काम करना पसंद कर रहे हैं या फॉरेन के अंदर में जाके काम करना पसंद कर रहे हैं। तो हमारे पास लेबर की बहुत बड़ी समस्या जो है वो आनी शुरू हो गई। बदीज जी, पंजाब में अगले साल के शुरू में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि राजनीतिक दलों को खासकर एमएसएमई सेक्टर को ग्रो करने के लिए या उसका विस्तार करने के लिए अपने एजेंडे में क्या क्या शामिल करना चाहिए, उसको लेकर आपकी क्या सुझाव? देखिए, सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो लाल फीताशाही की। आज एक उद्योग लगाना जो है वो असंभव है पंजाब के अंदर, क्योंकि ठीक है सिंगल विंडो सरकार कह रही है कि सिंगल विंडो के थ्रू सब कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर कई विंडो हैं। उसके अंदर आपको CLU के लिए अलग दौड़ना पड़ेगा, मास्टर प्लान के लिए, इसके बिल्डिंग प्लान के लिए अलग दौड़ना पड़ेगा, पोल्यूशन के लिए अलग दौड़ना पड़ेगा। अगर आपकी लोहे की फैक्ट्री है तो भी आपको फायर की जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, और बड़ी रेगुलेशंस हैं जिसमें, तो वो सरकार को ये चाहिए कि ठीक है आपने सिंगल विंडो कर दी, लेकिन जैसे ही कोई इंडस्ट्रियलिस्ट क्लिक करता है तो उसको उसी समय सारी जो कंसेंट्स हैं वो मिल जानी चाहिए। ये नहीं कि उसको अलग अलग डिपार्टमेंट के बाद, ठीक है इसमें लिखा है कि 3 साल तक आपको लेनी ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ जो सर्टिफिकेशन है, सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर में सारा बिल्डिंग प्लान, सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऊपर में सारा CLU, ये चीज़ें मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो करप्शन भी कम होगी, लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री भी ज़्यादा आएगी। दूसरी बात ये है कि अभी पंजाब के अंदर में जो चेंज ऑफ लैंड यूज़ के चार्जेस हैं वो 11 लाख पर एकड़ है, और बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश जैसे जो राजस्थानी लगा लें तो वहाँ पे 5 लाख रुपए एकड़ में ज़मीन मिल जाती। अगर पंजाब में हमारे पास ज़मीन है तो अगर हमने वहाँ पे उसका चेंज ऑफ लैंड यूज़ करवाना है तो 11 लाख रुपए एकड़ अलग देना पड़ता है, 4-5 लाख रुपए उसके अलावा बिल्डिंग प्लान पास कराने का, बाकी चीज़ों का ये अलग से देना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि एक तरफ तो हम चाहते हैं कि पंजाब के अंदर इंडस्ट्री ग्रो हो, दूसरी तरफ इतनी महंगी महंगी फ़ीसें रखी हुई हैं, तो ये फ़ीसें जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए कि जो व्यक्ति इन्वेस्ट पंजाब में अप्लाई करता है
ठीक है, उसके अंदर जो फोकस सेक्टर है उसके अंदर CLU एग्जाम्प्ट है, लेकिन ये जो है क्रॉस द बोर्ड कि कोई इंडस्ट्री लगाना चाहिए तो CLU जो है वो उसको माफ़ होना चाहिए। फिर उसके बाद पंजाब में बिजली जो लोग तो मैं बात की है कि सोलर लगाते हैं उनको बिजली सस्ती मिलती है। जिन लोगों के पास अपनी बिजली या सरकारी बिजली जो है वो 7 रुपये से लेकर 15 रुपये छोटी इंडस्ट्री को पड़ रही है। तो उसमें जो 2 पार्ट टैरिफ है उसको ख़त्म करके सरकार को फ्लैट 5 रुपये जो है वो छोटी इंडस्ट्री को बिजली देनी चाहिए। और उसके अलावा पहले PSIC जो थी वो रॉ मटेरियल वगैरह जो बड़ी कंपनियों से लेके देती थी, अब वो डिफंक्ट हो चुकी हैं। तो वो सरकार को चाहिए कि जो ऐसी सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी कहा जाए कि छोटे इंडस्ट्री की जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, चाहे एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग है, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है, R&D सेंटर है वो डिफंक्ट हो चुके हैं पंजाब। तो ये सारी चीज़ें जो है ये करने की ज़रूरत है सरकार को। तो कुल मिला के बदीश जी आपका ये कहना है कि पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसको तरक्की की राह पर आगे चलाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की ज़रूरत है, उसके लिए सरकारें जो हैं वो अहम योगदान अदा कर सकती हैं। तो इसी के साथ हम ये चर्चा आज समाप्त करते हैं। मैं राजीव शर्मा अश्विनी धीमान के साथ लुधियाना से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।